हेलो। आज मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना सिटी प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के संबंध में बतलाने जा रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों को मैं विभिन्न वीडियो के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, उसका प्रसार एवं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल तथा उन स्थलों से प्राप्त भौतिक सामग्रियों के संबंध में बतला चुका हूं और आज मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली के संबंध में बतलाने जा रहा हूं। मानव धीरे धीरे विकसित होते हुए अर्थात पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल तक आ पहुंचा और उसके बाद हम देखते हैं कि जब कांसे जैसे धातु का निर्माण करने में मानव सफल हुआ तो एक नई सभ्यता अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता का उदय हुआ। यहाँ यह भी ध्यान दिए जाने वाली बात है कि नव पाषाण काल के अंतिम चरण तक आते आते अर्थात भारत में लगभग 5000 ईस्वी पूर्व तक यहाँ के लोग कृषि कार्य से पूरी तरह परिचित हो चले थे और उनकी अस्थायी बस्तियों का निर्माण भी होने लगा था। ताम्र पाषाण काल अर्थात लगभग 4000 ईस्वी पूर्व तक आते आते मानव न केवल अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था बल्कि बड़े बड़े बस्तियों का निर्माण भी करने लगा था। अब हम देखते हैं कि उसी के साथ जब कांसे के औजार से भी मानव परिचित हुआ तो उससे कृषि के क्षेत्र में और भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। ईसा की लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक आते आते यहाँ के लोग कृषि कार्य से न केवल अपना पेट भरने लगे बल्कि अब उत्पादन व्यवस्था सरप्लस भी होने लगी थी। अर्थात अब कृषि जीवन निर्वाह का साधन मात्र नहीं रहा था बल्कि वह अब व्यापार वाणिज्य का साधन भी बन चुका था। हम देखते हैं कि जहां एक ओर धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में प्रगति होती है वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों का भी उदय होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अतिरिक्त कृषि उत्पादन व्यवस्था एक नई व्यापार वाणिज्य प्रणाली को जन्म देती है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास होने से नए नए तकनीकों का भी प्रयोग होने लगा था। अब लोग विभिन्न प्रकार के उद्योग और शिल्प से भी परिचित हो चले थे जिनमें धातु उद्योग प्रमुख उद्योग था। हम देखते हैं कि इस प्रकार लगभग ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी अर्थात 3000 ईस्वी पूर्व तक आते आते भारत के लोग न केवल अतिरिक्त उत्पादन करने लगे थे बल्कि वे विभिन्न प्रकार के शिल्प कला और उद्योग धंधों को भी शुरू कर चुके थे। इन सभी का परिणाम यह हुआ कि भारत में
एक विकसित सभ्यता का निर्माण हुआ और उसी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और इस सभ्यता के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेष हमें मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना या सिटी प्लानिंग को हम विभिन्न चरणों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और यह सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी भी है। यह यदि ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाए तो अत्यंत सरल, सहज और रोचक है और इस के अध्ययन में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के अंतर्गत प्रमुख तत्व अर्थात नगर किसी भी शहर या नगर के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं उन बिंदुओं को एक एक कर हम चर्चा करेंगे। नगर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनौली, राखीगढ़ी आदि कई ऐसे महत्वपूर्ण नगर थे जिनके हमें अवशेष मिले हैं। ये सब अत्यंत उन्नत और विकसित नगर थे और इन नगरों में एक आधुनिक शहर के सभी विशेषताएं मौजूद थी। लेकिन यहां यह ध्यान दिए जाने वाली बात है कि इनके नगरों में समानता होने के बावजूद भी क्षेत्र विशेष के अनुसार कुछ अंतर भी दिखलाई पड़ते थे। हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगर दो भागों में विभाजित था और वहां दो टीले मिले हैं। पूर्वी नगर आवासीय क्षेत्र था और पश्चिमी हिस्सा दुर्ग टीला के रूप में जाना जाता है। यही स्थिति हड़प्पा में भी मिला है और यही स्थिति मोहनजोदड़ो में भी मिली है और इसके साथ कई अन्य नगर में भी मिले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बनौली, धौलावीरा, लोथल आदि कई ऐसे नगर हैं जहां पूरी नगर एक ही सुरक्षा दीवार से घिरी हुई है और अंदर में कई खंडों में विभक्त है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि कुछ ऐसे भी नगर हैं जो स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हैं और उनकी अलग अलग घेराबंदी की गई है। मकान की तीन श्रेणियां मिलती हैं: छोटे, मध्यम और बड़े आकार के मकान। मकान के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह मकान अर्थात हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे एक कमरे का मकान अर्थात छोटे मकान, 4-5 कमरे का मकान अर्थात बड़े मकान
और यह भी देखते हैं कि विशाल विशाल भवनों के भी अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा कालीन घर मुख्यतः पक्की और कच्ची ईंटों से निर्मित किए जाते थे और बांस सरकंडे आदि से बनाए जाते थे। घरों के मध्य में आंगन, आंगन के चारों ओर बरामदे और बरामदे के पीछे कमरे निर्मित होते थे। लेकिन हम घर निर्माण के क्षेत्र में अंतर भी देखते हैं। जैसे पहाड़ी तलहटी अर्थात सौराष्ट्र क्षेत्र में या गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वहां मकानों के निर्माण के अंतर्गत तराशे गए पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन आमतौर पर मकान पक्की या कच्ची ईंटों का के निर्माण किए गए हैं और आज के मकान की तरह ही आज जो हम पारंपरिक मकान देखते हैं भारत में, अर्थात मध्य में आंगन, उसके चारों ओर बरामदे और बरामदे के चारों ओर कमरे का निर्माण किया गया था और जल की भी अच्छी व्यवस्था थी। जल की व्यवस्था के लिए आंगन में या निकास द्वार के पास कुएं की भी व्यवस्था की गई थी। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिलते हैं, अर्थात हड़प्पा कालीन नगरों में सर्वाधिक कुएं का निर्माण मोहनजोदड़ो में किया गया था। सड़कें एक जाल की तरह बनी हुई थी और संपूर्ण नगर को वर्गाकार या आयताकार क्षेत्र में विभाजित करती थी। प्रमुख सड़कें तो 10 मीटर तक चौड़ी थी। जैसे मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.15 मीटर तक चौड़ी थी। इसी को कुछ विद्वानों ने राजपथ की संज्ञा भी दी है। सड़क यद्यपि कच्ची होती थी लेकिन इसके साफ सफाई की उन्नत व्यवस्था थी। गलियां भी लगभग 3 मीटर चौड़ी होती थी और यह भी संपूर्ण नगर को वर्गाकार और आयताकार क्षेत्र में विभाजित करती थी। नाली सड़क के दोनों किनारे पर बने होते थे और नालियां आमतौर पर पक्की ईंटों की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता कालीन नाली व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी और नालियों के बीच बीच में मैन होल अर्थात नरमोखे भी बने हुए मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस समय लोग साफ सफाई के प्रति अत्यधिक जागरूक थे। कारण मैन होल का प्रयोग गंदगी की सफाई के लिए ही किया जाता है। नालियों को ढकने के लिए पक्की ईंट या पत्थर की पट्टी का प्रयोग किया जाता था। सार्वजनिक संरचनाओं के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। हड़प्पा के अंतर्गत हम देखते हैं कि हड़प्पा 2 प्रमुख भागों में विभाजित था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को नगर टीला
या दुर्ग टीला भी कहा जाता था और पूर्वी टीला सामान्य आवास क्षेत्र था। नगर टीला अर्थात हड़प्पा के नगर टीला के अंतर्गत हम देखते हैं कि माउंट एबी, जिसे व्हीलर ने माउंट एबी दिया है नगर टीला का नाम, ठीक इसके ऊपर माउंट एफ है, अर्थात इसके ऊपर जो ढेर है उसको एफ नाम दिया है। और इस पर नगर के ठीक उत्तर दिशा की ओर एफ टीला पर 15 श्रमिक आवास बने हुए हैं। यहां ध्यान दिए जाने वाली बात है कि ये जो दो पंक्तियों में, जिनमें 7 और 8 मकान बने हुए हैं, इनमें एक एक कमरे वाले मकान हैं। यही कारण है कि इसे विद्वानों ने श्रमिक आवास की संज्ञा दी है। ठीक इसके उत्तर दिशा में ही और एक टीला पर ही 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं और इनके बीच में छेद है और लकड़ी के ओखली लगाए जाने के भी प्रमाण हैं। इसके अलावे हम देखते हैं कि ठीक इसके उत्तर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो 12 अन्नागार भी मिलते हैं, अर्थात अन्न के भंडार या माल गोदाम मिलते हैं, जिस संबंध में विद्वानों का मानना है कि यह अकाल आदि के दिनों में उपयोग में लाया जाता होगा। और इस 12 अन्नागार के ठीक उत्तर में ही रावी नदी प्रवाहित होती है और इन अन्नागारों के दरवाजे भी रावी नदी की ओर ही खुलते हैं, अर्थात उस समय जल मार्ग साधन का उन्नत मार्ग था, परिवहन का उन्नत मार्ग था और सभी प्रमुख नगर या तो नदी के तट पर या उसके पास में ही बसे हुए थे। मोहनजोदड़ो से भी प्रमुख सार्वजनिक इमारतें मिली हैं, जिनमें विशाल स्नानागार प्रमुख है। मोहनजोदड़ो से मिले यह विशाल स्नानागार संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक उल्लेखनीय इमारत है और यह एक विशाल भवन के मध्य प्रांगण में स्थित है। विशाल स्नानागार विशाल स्नानागार 2.41 मीटर गहरी है और 7 मीटर चौड़ी तथा लगभग 12 मीटर लंबी है। इसके हम देखते हैं कि 3 तरफ कमरे बने हुए हैं और बरामदे के बाद कमरे बने हुए हैं और इसका इस तरफ एक निर्गम मुख है जिससे पानी निकलने की व्यवस्था थी। ऐसा माना जाता है कि यह स्नानागार सार्वजनिक समारोह आदि के अवसर पर स्नान आदि किए जाने के लिए निर्मित किया गया होगा, जो हिंदू धर्म में आज भी प्रचलित है। विशाल अन्नागार, यहाँ यह ध्यान दिए जाने वाली बात है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि सभी प्रमुख शहरों में मुख्यतः अन्नागार मिले हैं, अर्थात अन्न को भंडारित करने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। जैसे हड़प्पा में ही हम देख रहे हैं कि 12 अन्न भंडार मिले हैं, अर्थात आज के माल गोदाम की तरह। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो में भी 27 प्रकोष्ठ में विभाजित अन्नागार मिले हैं, अर्थात
27 अन्न के भंडार मोहनजोदड़ो में मिले हैं और ये 27 जो अन्न भंडार हैं यह मोहनजोदड़ो ही नहीं बल्कि संपूर्ण हड़प्पा काल में या संपूर्ण हड़प्पा कालीन पक्की संरचनाओं में सबसे बड़ी इमारत है। सभा भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन अत्यंत महत्वपूर्ण इमारत है और यह एक हॉल नुमा भवन है जिसकी छत 20 चौकोर स्तंभों पर आधारित है। 20 चौकोर स्तंभ 4 पंक्तियों में विभाजित हैं जिनमें अर्थात प्रत्येक पंक्ति में 5-5 चौकोर स्तंभ स्थित है। पुरोहित आवास सामूहिक विशाल स्नानागार के बगल में ही सभा भवन मिला है और उसके ठीक बगल में पुरोहित आवास भी मिला है, अर्थात एक बड़ा भवन मिला है जिसको विद्वानों ने पुरोहित आवास की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली अत्यंत उन्नत प्रणाली थी, अर्थात वहाँ शहरी व्यवस्था अत्यंत उन्नत था और इसका मुख्य आधार अतिरिक्त उत्पादन प्रणाली, उद्योग धंधा का विकास और अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य था। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलेंगे।